जोहार दोस्तों सभी को मेरा आप लोग को स्वागत। आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए आप लोग को बीच लेके आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसके पहले बता दें कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 मेरा हो चुका है। जो नहीं देखे होंगे जाकर जरूर देख लें प्रैक्टिस सेट नंबर 8। साथ ही बता दें कि मेरा चैनल में जेटेट से रिलेटेड 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, नंबर सिस्टम चैप्टर वाइज भी चल रहा है प्लस प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। चैप्टर वाइज में मैं जिसमें से थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ाता हूँ, जिसमें से नंबर सिस्टम मेरा कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज का मेरा एक क्लास हो चुका है। ठीक है, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म होगा। इसलिए बता दें कि मेरा चैनल में बिल्कुल सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए चैनल में ज़रूर जुड़ें। साथ ही अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही बताते हैं कि 2016 में जेटेट एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अभी 10 साल के बाद एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसलिए जेटेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए आप लोग मेहनत अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था जेटेट का, उसका प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैथ का एनालिसिस के साथ टोटल क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, उसको भी जाके देख लीजिए। 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर किया हूँ। साथ ही में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलता है। जब तक एग्जाम ना हो जाता तब तक सारा प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर मिलते रहेगा। प्रीवियस ईयर, चैप्टर वाइज, एमसीक्यू सारा कुछ इसमें प्रोवाइड होगा। तो सीधा चलते हैं, ज़्यादा नहीं बात करते हुए सीधा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 इसमें से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कितना लेवल आप लोग का तैयारी हो चुका है। एकदम खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, बनेगा नहीं बनेगा उसके बाद वीडियो देखिएगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पहले वीडियो पॉज कीजिए, पहले बनाने का स्टार्ट कीजिए, बनाइए। आंसर आने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है सो वीडियो को रोकिए, उसको सॉल्व कीजिए खुद से पेन पेपर में। उसके बाद आंसर आएगा तब मिलान कीजिए कि कितना क्वेश्चन हम सही बनाए हैं, कितना गलत बनाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन 1 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 के पावर क्या लिखा हुआ है, 5 के पावर है 5 का पावर x प्लस 3। सर्च एंड इनिशियल्स भी पढ़ा चुका हूँ, उसी चैप्टर का है। आप सर्च एंड इनिशियल्स जाकर देख लीजिएगा, बताए हैं क्या नहीं सो। सारा कुछ मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद एमसीक्यू बता रहा हूँ। इसीलिए ज़रूर जाकर मेरा वीडियो देख लीजिएगा, चैनल में सारा वीडियो पड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसको इधर 5 है, इधर क्या 25 है। अब हमको यहाँ 25 करना पड़ेगा या इसको 5 करना पड़ेगा। दोनों हमको आधार मतलब हमको सेम करना पड़ेगा। हम बताए थे अगर x के पावर n है और इधर भी x के पावर y है, अगर दोनों आधार सेम रहता है, बराबर के दोनों सेट का जो आधार सेम रहता है, तब पावर भी होता है हमेशा इक्वल हो जाता है। आधार सेम रहेगा तो पावर भी इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह आधार पहले हमको फर्स्ट करना कि आधार हमको यहाँ सेम करना है। आधार सेम करने के लिए क्या करेंगे देखिए, तो ध्यान दीजिए। तो 5 के पावर x प्लस 3 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 25 हो जाएगा। का पावर कितना है 3x माइनस 4 है। यहाँ तो समझ गए। अब देखिएगा, अब इसको लिख सकते हैं 5 के पावर x प्लस 3 इक्वल टू, अब इसको 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा 5 के पावर 6x माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, आप पावर सेम हो गया, पावर सेम हो गया। अब पावर जब सेम हो गया तब क्या कर सकते हैं, पावर सेम हो गया तब आधार भी नहीं, आधार सेम है, आधार सेम है यहाँ 5 इसको आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो आधार जब सेम है तो उसका पावर ऊपर वाला दोनों सेम होगा। क्या है 3x x प्लस 3 इक्वल टू क्या है इधर 6x माइनस 8। अब 6x को इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे कितना आ जाएगा -5x, 3 उधर चल जाएगा, 8 और 3 -11 ने। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -11 बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 11/5। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा 11/5, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक समझ गए। बस हमको ध्यान रखना कि दोनों का आधार प्लेन सेम करना, आधार जहाँ सेम हो गया पावर इक्वल, खुद बाई खुद पावर इक्वल हो जाता है। ठीक है, वही किए। 25 को तोड़ दिए 5 में, 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद जब दोनों 5 आ गया तो आधार पावर सेम कर दी। समझ गए आप लोग। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, 27 के पावर क्या है
27 के पावर है 1/3, ठीक है, प्लस 243 का पावर कितना है 1/5 है, ठीक है। अब 3 को और यहाँ 243, आप दोनों को क्या करना, एक ही करना पड़ेगा, इसको दोनों का सेम करना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको किस में तोड़ सकते हैं, 9 को 27 को किस में फैक्टर कर सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, मैं 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं 27 की जगह, तो लिख सकते 3 के पावर 3 का होल पावर 1/3 है, सेम लिख देते हैं, प्लस अब 243 को 3 के पावर देखिए 5 लिख सकते हैं, देखिए तो आप बोलिएगा कैसे लिख सकते हैं, 243 को 3 से डिवाइड करता है, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर 3 से दिए 27 तिया 81, फिर 3 से दिए 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से दिए 3, 1 2 3 4 5, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ 3 के पावर 5 के होल के पावर 1/5, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए 3 के पावर इसको कर सकते 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, 3 बार ने आया है, 3 के पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 3 के पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 कितना बचा है, 3 3 6 बचेगा, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमको इस टाइप का क्वेश्चन में हमको देखना कि पावर जो है जो पावर रहेगा हमको एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है, कैसे हम क्या दिमाग लगाएं जो पावर हट जाएगा, ठीक है। हमको पहले कोशिश करेंगे पावर हटाने का, अगर पावर हट जाएगा तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इसीलिए 27 को हम तोड़ दिए 3 में इसलिए तोड़े 3 का क्यू में, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ 3 है, 3 को हटाने के लिए कौन सा इसमें फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ 5 है, इसलिए इसमें देखेंगे क्या चीज़ कटेगा, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ तक, 3 के पावर 5 1/5, 5 5 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 6 हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों, ये घनों होगा, यहाँ पे घनों का योग क्या होगा, n प्राकृतिक संख्या घनों का योग, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब, हमको इसका वैल्यू निकालना है, मतलब घनों का योग निकालना है, ठीक है। तो घनों का या हम प्राकृतिक संख्या घनों का योग का हम फॉर्मूला आपको बताए थे, देखिएगा तो घनों का योग रहेगा तो n × n + 1 का होल का स्क्वायर का टोटल के पावर होल स्क्वायर, ये आपको बताए थे, देखिए तो अब ध्यान दीजिए, इसको बताएं आप, देखिए इसको आप देखना पड़ेगा, हमेशा आप ऐसा नहीं देखिएगा तो भूल जाइएगा, हमसे सारा कुछ बता चुके हैं, आप जाइए उसको ध्यान से फॉर्मूला देखिए एक बार, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ई नहीं होगा, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला बताए थे, देखिए तो आप हमको बताइए फॉर्मूला क्या चीज़ का बताए थे, ये फॉर्मूला क्या चीज़ का बताए थे, n प्राकृतिक संख्याओं का योग लगातार, जैसे 1 2 3 डॉट 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 n रहेगा तो इसका फॉर्मूला ये होता है n × n + 1/2 होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का लगातार योग पूछेगा जिसका फॉर्मूला ये होता है, और ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, देखिए तो 1/6 का फॉर्मूला कहीं बताए थे, n प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, क्या होता है n × n + 1 2n + 1/6 वर्गों का योग होता है, ये फॉर्मूला वर्गों का योग, ठीक है। n स्क्वायर जैसे रहेगा वर्गों का योग, इस सिंपल प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या का सम रहेगा तो ये फॉर्मूला होता है, और घनों का योग पूछेगा तो ये फॉर्मूला होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं बताइए, सब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए यहाँ तक आप लोग, ठीक है। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या होगा, सो क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान दीजिएगा क्या है, अब रेशियो निकालना है, क्वेश्चन क्या दिया हो 3a = 4b = 5c दिया, ठीक है, और हमको निकालना है a/b/c का रेशियो निकालना, ठीक है। जब भी रहेगा तो क्या कीजिए, जब a का निकालना है, a का निकालना तो a को ढक दीजिए, a को बंद कर दीजिए, a को ढक दीजिए, तो बचा है क्या, इसको बचा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक
20 रेशियो। अब बी का रेशियो निकालना है, बी है बीच में, बी का निकालना, बी का निकालना, बी को ढक दीजिए। अब फर्स्ट लास्ट का गुना कीजिए, 5 दिया 15। तो अब सी का निकालना, सी को ढक दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दिया 12। यही मेरे पास ऑप्शन, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा किसी से, या तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20, 15, 12 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में हमको ये बताइए। जो पूछेगा बस उसको ढक दीजिए। ये पूछा, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी पूछेगा तो सी को ढक के इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसी लिए 20, 15, 12। ठीक है, बनाने के इसको बहुत सारा मेथड है, लेकिन इजीली यही पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है सर? ए इज टू बी दिया हुआ है मेरे पास। क्या दिया हुआ है? ए इज टू बी मेरे पास दिया हुआ है कितना? 5:6 और बी इज टू 6 दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। तो हमको निकालने का ए बी सी का हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए, इसको दो मेथड से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, दो मेथड से आप लोग बना सकते हैं। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक है, तो इसको दो मेथड से बना सकते हैं। ये तो डायरेक्ट सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक है, और एक डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। आपको कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे बनाते हैं पहले ये बताते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, ए और बी का अनुपात क्या दिया? 5 और 6 दिया हुआ है। बी और सी का अनुपात क्या दिया? 7 और 3 दिया हुआ। तो अभी आप ये हमेशा दिमाग में रखिए कि ए का अनुपात अगर 5 दिया है, ए का जो भी ऑप्शन रहेगा 5 से डिवाइड करेगा ही। बी का यहाँ 6 दिया और बी का यहाँ 7 दिया हुआ, मतलब बी का जो भी आंसर रहेगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब सी का यहाँ 3 है, तो सी का जो भी ऑप्शन रहेगा 3 से डिवाइड होगा। बस इतना दिमाग में बैठाइए। तो फर्स्ट देखिए, ये हमेशा 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड ई भी हो रहा है, 5 से डिवाइड ई भी हो रहा है, 5 से डिवाइड ई भी हो रहा है। ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ऑप्शन खत्म हो गया। अब बी हमेशा 6 से डिवाइड होगा, 6 से भी होगा और बी 7 से होगा। बी 6 से भी होगा, 7 से होगा। ठीक है, आज सी किससे होगा? सी 3 से होगा डिवाइड। सी 3 से डिवाइड ई भी हो, ई 3 से डिवाइड नहीं हो रहा सी, मतलब ई ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा दो ऑप्शन देखिए, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए, बी जो होगा 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड हो रहा है बी, ई नहीं हो रहा है डिवाइड, डायरेक्ट ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसको कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको बना लिए ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ के, उतना कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने का। ठीक है, एक नज़र में आप लोग बना लीजिएगा। आप देखते हैं सॉल्व करते हैं कैसे से। आपका ए बी का दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 5:6 और बी और सी का दिया हुआ है 7:3। अब देखिए, हमेशा यहाँ उल्टा एन लिखिएगा। हम बताए थे ऐसे एन लिखते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे लाइन खींचिएगा। जिधर जिधर गया उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 5 35, 7 6 42, 6 3 18। यही मेरे पास आंसर हो जाओ, ए बी सी का रेशियो। डायरेक्ट ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 35:42:18। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत? अब हमको बताइए। दोनों मेथड से बना सकते हैं, जो मेथड आपको यूज़ कीजिएगा आप लोग आंसर वही आंसर आएगा। ठीक है, चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है इसमें? लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ इतना। लागत मूल्य किसको कहते हैं? हमको जो लागत पॉकेट से जो लगा है, मतलब क्या है? सीपी। विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? एसपी। ठीक है, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, आप देखिए, ये सीपी एसपी हो गया, तो मतलब सीपी का अनुपात दिया हुआ कितना? सीपी का अनुपात दिया हुआ मेरे पास 20 और एसपी का रेशियो कितना दिया? 24। मीसा 20 में खरीदे थे कोई सामान और 24 में बेच दे रहे हैं, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा?
लागत मूल्य मेरा पॉकेट से 20 रुपया लगा है और 24 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट होगा। कितना रुपया प्रॉफिट होगा? 4 रुपया का प्रॉफिट होगा। किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। सीपी कितना है? 20 रुपया इंटू 100 हो जाएगा। कितना जाए? 20 पचे 100, 5 चौक 20, 20% मेरे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में? हमको ये बताइए। 20% आंसर हो जाएगा। जो अनुपात दिया हुआ बस लागत मूल्य दिया हुआ, मतलब ई मेरे पास सीपी हो गया है, ई मेरे पास एसपी हो गया। तो सीपी एसपी का रेशियो दिया है, वो घटा लिए हैं। 4 रुपये प्रॉफिट हो रहा है 20 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। समझ गए आप लोग? चलते हैं तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य दिया। अंकित मूल्य क्या बोलते हैं? जिसको मार्क्स प्राइस बोलते हैं, एमपी जिसको बोलते हैं। मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं, जो मार्केट से हमको मार्केट प्राइस जो लगा रहा था, अंकित लगा रहा था। जैसे कहीं मॉल जाते हैं, टैग लगा रहता है ना, वो 100 रुपया का टैग लगा हुआ है, लेकिन चलिए आप अपना आदमी 20 रुपया डिस्काउंट दे देंगे। 20 रुपया डिस्काउंट घर से दे रहा है? नहीं, वो जो 100 रुपया जितना खरीद के वो लाया था, उससे बढ़ा के अंकित किया है वो। ठीक है, तो 100 रुपया उसके लिए वो सीपी नहीं हुआ। 100 रुपया उसका खरीदारी मूल्य नहीं हुआ। 100 वो खरीदा था कम और कम में। ठीक है, मान के चल खरीदा था 70 रुपया में, अब बढ़ा दिया कितना? 100 रुपया में बढ़ा दिया और बोल दिया आप ये खरीदने, बोल दिया चलो ना, आप अपना आदमी है 20% डिस्काउंट दे देंगे। 20% डिस्काउंट दे देंगे, कितना? 80 रुपया में आपको दे दिया। आपको लगा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, 80 रुपये हमको दे दिया। 100 रुपया प्राइस था, 80 रुपये में दे दिया। लेकिन क्या खरीद के लाया था 70 रुपया में, दिया आपको 80 रुपये में, 10 रुपया फिर भी कम प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, इसीलिए 70 जो खरीदा था और जो बढ़ा के अंकित किया 100 रुपया, इसी को कहते हैं मार्क्स प्राइस। ठीक है, तो अंकित मूल्य मेरे पास मार्क्स प्राइस जो था 4400 रुपया था। ठीक है, और उस क्रय मूल्य से जो ई जो था, अंकित मूल्य जो था, सीपी से 10% अधिक बढ़ा के अंकित किया है। सीपी अगर 100 रुपया था, 100 रुपया में 10% बढ़ा दिया तो 110 रुपया आ गया। 110 रुपया अंकित किया है। 110 रुपया अंकित की जगह कितना अंकित किया है? 444 अंकित किया। तो हमको निकालना है क्या? तो हाँ चलिए, ये लाभ है 15%, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। 110 बराबर इतना अंकित किया है, तो अपने 100 निकालिए। 100 रुपया क्या है? 100 रुपया उसका सीपी है। अपने 100 निकालिए कि सीपी खरीदा कितना में था। मार्केट में लिख के रखा था 4400 रुपया, लेकिन हमको पहले निकालते हैं उसको पॉकेट से पैसा लगा कितना था? 110 बराबर इतना है, तो 100 बराबर निकालेंगे कितना होगा? 44 पर डबल जीरो 110 इंटू 100। एक से एक जीरो कट गया, 11 से काटेंगे 4 बार में, कितना? 4 बार हो जाएगा कितना? 000। ये मेरे पास क्या हो गया? ये सीपी हो गया। सीपी खरीदा था 4000 में, लेकिन अंकित कर दिया 4400 में। अब बोला नहीं, हमको 15% लाभ कमाना है इसको बेचने के लिए। अब हमको बोला 15% लाभ कम, अब 15% हम प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? तो कैसे होगा? 4000 गुने 115 बाय 00। 1 से 1 कट गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौक 20, 2 4 2 6, 4 46। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। 4600 में वो बेचेगा। हमेशा एकदम इसे ध्यान दीजिएगा कि किससे क्या होता है। ठीक है, इसे नहीं दीजिएगा, इसको हम समझाने के लिए आपको लिखे थे, इसको मत नोट कर लीजिएगा। समझाने के लिए इसको हम बताए थे कैसे क्या होगा सो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग समझने में हमको सो बताइए। समझ गए तो उम्मीद करते हैं आप लोग। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर 4600 हो जाएगा। इसका चलिए, इसका 4600 आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें? मीना और सीमा की आय क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में है तथा उसका खर्च, मतलब आय मतलब क्या होता है? इनकम उसका दिया हुआ कि 4 रुपया कमाता था, ये 3 रुपया कमाता था। ठीक है, ये मीना है और ये सीमा है। बोलता है दोनों को खर्च कर देता है। खर्च कितना करता है? 4 रुपया कमाता था, लेकिन खर्च करता है मतलब घटाना पड़ेगा, -3 खर्च करता है। ये कितना करता है? -2 रुपया खर्च करता है।
खर्च करने के बाद जो उसको बचा, जो शेष बचता वही ना बचत मूल्य बोलते हैं उसको। बचत कितना होगा, 4 रुपया कमाता था, 3 रुपया खर्च किया, कितना हुआ, 1 रुपया बचाया। 3 रुपया कमाता था, 2 रुपया खर्च किया, बचाया कितना, 1 रुपया बचाया। तब देखिए दोनों का बचत का सेम हो गया अनुपात। इस ई भी 1 रुपया बचाया, ई भी 1 रुपया बचाए। लेकिन बोरा नहीं, दोनों हर महीने 5,000 बचाता है। क्वेश्चन में बोरा नहीं 5,000 बचाता है। मतलब एक का अनुपात, एक का वैल्यू दिया हुआ मेरे पास 5,000 दिया हुआ, 5,000 दिया हुआ। तब बोरा मीना की आय, तो मीना की आय हमको निकालना है इसका। कितना का मल्टीपल है, 5,000 का मल्टीपल है। तो मीना का आय भी करेंगे तो 5,000 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसका आय पूछता है तो इसमें 5,000 मल्टीप्लाई करते हैं, 15,000 हो जाता। लेकिन मीना का पूछ रहा है इसलिए 20,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में हमको ये बताइए, ठीक है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यही रहेगा, ठीक है। हम सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के बाद हम क्वेश्चन सेट किए। हम खुद क्वेश्चन वैसे नहीं आप कहीं से क्वेश्चन उठा के ले आए, ठीक है। पूरा सिलेबस का निचोड़, सिलेबस के अनुसार हम क्वेश्चन ला रहे हैं। और मेरे चैनल पे तो बने तो रहिए, अंतिम एग्जाम तक, अंतिम दिन के एग्जाम तक मेरा प्रैक्टिस सेट हमेशा आप लोग को रेगुलर मिलेगा। और एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। वैसे चैप्टर वाइज भी चल रहा है कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बहुत वीपीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा कर रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेटेट में पूछा जाएगा, क्योंकि टीचर के एग्जाम में हमेशा ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या है, अगर p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो दो जो अपने से और 1 से कटे, जो खुद और 1 से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। जैसे हो गया 2, 3, इसे क्या प्राइम नंबर है, ठीक है। तो p बोरा एक प्राइम नंबर है, तो बोरा इसका एलसीएम क्या होगा, क्या है, p है, p स्क्वायर है, p3 है। तो प्राइम नंबर को हम रखते हैं, कुछ हम प्राइम नंबर अपने से हम 2 पुट करते हैं पहले। p के जगह हम 2 रखते हैं, p के जगह 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। p के जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। p के जगह यहाँ 3 रखेंगे, हम पुट करते 2। p के जगह अगर 3 रखते हैं तो 3 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसका टोटल का एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। एलसीएम तो 8 होगा नहीं, तो 8 होगा। तो p को हम 2 रखे हैं तो 2 के पावर 3 कर सकते हैं इसको, 8 को 2 के पावर 3। तो 2 को हम क्या माने थे, p के जगह 2 रखें तो यहाँ लिख सकते हैं p के पावर q, इसका p के पावर 3 आंसर हो जाएगा। 2 रखें तो आप पुट करते हैं, p के जगह हम पुट करते हैं 3, ठीक है। p के जगह 3 अगर पुट करते हैं तो क्या हुआ, 3 हो जाएगा। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 27 हो जाएगा। एलसीएम 27 हो जाएगा। अब 27 हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 3 के पावर 3 ले सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27। अब p का क्या लिखे, 3 माने हैं, 3 की इक्वल टू p लिखे, तो जहाँ 3 है वहाँ p ले सकते हैं, p के पावर 3। यहाँ भी p के पावर 3 आ गया, ऐसे भी p के पावर 3 आ गया। मतलब कुछ भी अभाज्य संख्या पुट कीजिए, हमेशा p के पावर 3 ही इसका आंसर देगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बताइए कि समझने में कहाँ दिक्कत हुआ। क्वेश्चन देख के आप स्टूडेंट डर जाते हैं, क्वेश्चन ध्यान से तो पढ़िए, क्वेश्चन ईजी रहता है, ठीक है। यहाँ तक बोलिए कि क्या क्वेश्चन समझने में आप लोग को प्रॉब्लम हुआ, किसमें दिक्कत हुआ, समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आज का देखते हैं क्या बोल रहा है। 31 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग, 31 से कम सभी अभाज्य संख्या लिख लीजिए। अभाज्य संख्या कितना, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यही होगा, यही होगा अभाज्य संख्या ही नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 9 9 3 12 12 12 9 21 21 28 28 31 31 32 32 5 39 40 44 45 46 47 48 49 के 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 129 हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में 129 हो जाएगा इसका, बट डायरेक्ट सम करना है इसका भाई संख्या का, कुछ करना तो नहीं था इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। पिता है और बेटा है, ठीक है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुना, मतलब बेटा 1 होगा तो पिता का एज 4 साल होगा। 4 गुनी मतलब इससे 4 गुनी ज़्यादा था। पिता का 1 मानेंगे तो इसका 4 होगा, इसका 2 मानेंगे तो इसका 8 होगा। तो 1 माने इसको 4 किए, ठीक है। 5 साल पहले हमको पहले जाना, पहले जब भी बोलेगा घटा देंगे। 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले इसका भी 5 साल घटाना पड़ेगा, बेटा का भी 5 साल घटाना पड़ेगा। क्या था उसका उम्र, उसके बेटे की उम्र के 5 गुनी थी। बेटा अगर 1 होगा तो इसका भी अगर 5 होगा। बोल दिया बेटे की उम्र के, यहाँ अब क्या हो गया, 5 गुनी था। वर्तमान में था 4 इंटू 1, 1 इंटू 1 था इसका तो 4 एज था इसका। बोला कि नहीं, आज से 5 साल पहले अगर देखा जाएगा तब बेटा का जब 1 था तो बाप का था उसका 5 था, ठीक है। अब हमको बोल रहा है पिता के वर्तमान आयु क्या है, ठीक। इसमें जब भी होगा क्या कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। पहले इधर से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा, 4 से 1 4 होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 5 कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ 4 में 1 चलेगा तो कितना -1 होगा। -1 यहाँ पर हम 1 होगा, इसको घट के इसको घटाएंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, -25 प्लस माइनस माइनस रहेगा ये भी। देखिए अच्छा छोड़िए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस करेंगे 5 को 1 से करेंगे तो 5, कितना होगा -1 होगा। -1 यहाँ लिखे, चलिए माइनस लगा देते हैं, आप समझिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितनी, -5 माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, 25 होगा। तो ये कितना होगा, माइनस माइनस कितना हो गया, 30 हो गया, 20 नहीं हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1 = 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा यहाँ पॉजिटिव में ही लिया जाता है, इसको ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमेशा यहाँ पॉजिटिव में लीजिएगा। 1 = 20 हो गया, 1 = 20 हो गया तो पिता का अगर बोलेगा तो 20 हो जाएगा, पुत्र का बेटे वर्तमान में बोलेगा तो 20 साल हो जाएगा, इसका नहीं 80 हो जाएगा। 2 करेंगे तो 80 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझे। इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ऐसे ही आएगा। अगर आपको दिक्कत है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, ठीक है, इसको छोड़िए, गोली मारिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व करें। दूसरा मेथड और मेथड है, अगर ऐसे नहीं तो पिता की उम्र बेटे की उम्र का कितना 4 गुना, मतलब बाप था 4 गुना, तब बेटा कितना था 1x था, मतलब बाप 4x बेटा 1x था, ठीक है। ऐसे 5 साल पहले 5 साल इसमें घटा देते हैं, 5 साल इसमें घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, जो पिता है बेटे से 5 गुनी हो जाएगा, मतलब पिता 5 हो जाएगा तो बेटा 1 हो जाएगा, क्योंकि पिता ऊपर माने इसलिए ऊपर पिता का लिखे, बेटा नीचे तो बेटा का रेशियो नीचे लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x -5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5x 25, ये हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे, 5x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस 5 घट जाएगा, इसमें -20 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x = कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पिता को कितना माने आयु 4x, तो 4x में इसमें x के वैल्यू 20 रखेंगे तो 80 साल हो जाएगा पिता का। बेटा का कितना हो जाएगा, अगर 20 इसमें बैठाएंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा बेटा का। तो आपको पूछा का पिता के वर्तमान में, पिता का हो जाएगा 80 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप जो मेथड आप लोग ईजी लगे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बोला एक निश्चित व्यक्तियों की संख्या एक कार्य 60 दिन में पूरा कर सकती है, MDH, ठीक है, MDH बाय टोटल काम, ठीक है। अब M1 D1 H1 T1 M2
D2H2M1D1 आवर T2, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप टाइम एंड वर्क जब पढ़ाएंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे होता है। सो आप सीधा देखिए क्वेश्चन, अभी कहीं प्रैक्टिस से तो बता रहे हैं आप लोग। हमेशा जब भी देखिए बस हमको टोटल वर्क, हमेशा देखिए टोटल वर्क जो रहेगा TW, हमेशा ये रखिएगा, टोटल वर्क जो भी रहेगा हमेशा नीचे लिखेंगे। हमेशा क्वेश्चन ध्यान यही रखना है, टोटल वर्क हमेशा नीचे रखेंगे। तो क्या बोल रहा है, एक निश्चित व्यक्तियों की संख्या, निश्चित व्यक्तियों की संख्या, हमको ये पता नहीं है कि कितना व्यक्ति है इसमें, लेकिन बोला निश्चित व्यक्ति की संख्या है। हमारे कैसे व्यक्ति की संख्या टोटल x है। ठीक है, कितना दिन कार्य किया, D मतलब डे कितना दिन काम किया, 60 दिन काम करता है। अगर घंटा बोलता 60 दिन 4 घंटा रेगुलर करता है तो 4 घंटा लिखते हैं, लेकिन घंटा नहीं लिखा है तो छोड़ देते हैं। x इंटू 60 यही काम करता है। ठीक है, कितना काम करता है, एक काम करता है, एक काम नीचे लिखेंगे। ठीक है, सेम काम को इसमें 8 व्यक्ति अधिक आ गया। अब पहले x व्यक्ति था, अब क्या किया, 8 व्यक्ति अधिक आ गया है। 8 व्यक्ति अधिक आ गया तो क्या हुआ, 10 दिन कम में पूरा हो गया। काम जो होने वाला था 60 दिन, 10 दिन कम में लगा मतलब कितना, 50 दिन में पूरा हो गया होगा। कितना, वही एक काम को 60 व्यक्ति x दिन में पूरा किया, लेकिन 60 दिन में x व्यक्ति या 60 दिन में पूरा किया, लेकिन बोला नहीं, व्यक्ति की संख्या हम 8 बढ़ा दिए। जब 8 बढ़ा दिए तो जहाँ 60 दिन का काम करने का था वहाँ 10 दिन कमे में पूरा कर दिया, मतलब 85 दिन में पूरा कर दिया होगा, 10 दिन कम लगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, बस आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 60x हो जाएगा, इधर से यहाँ हो जाएगा 50x को इधर ले आएंगे तो 10x हो जाएगा। 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 400 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x हम क्या माने थे, स्टार्टिंग में व्यक्ति जो था वो 40 था, बोलेगा अब व्यक्ति कितना हो गया, तो अब व्यक्ति मतलब 8 व्यक्ति बढ़ा दिए तो अब व्यक्ति 48 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है पहले व्यक्ति कितना था, पहले 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने से बोलिए, बस इसका यही फॉर्मूला होता है, M1D1H1 बाय टोटल वर्क जो रहता है, M2D2H2 बाय टोटल वर्क रहता है। बस यहाँ से डाटा आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। पूरा n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जानते हैं किसको, आप कमेंट करके बताइए कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, अब हमको ये बताइए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। आप देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है, इसको भी इम्पोर्टेंस लगा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलते हैं तो बोला n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n - 5n हमेशा किस अंक से अंत करेगा, मतलब समान। इसमें n का कौन सा प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर इसके ऊपर रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद अंतिम यूनिट डिजिट, मतलब डिजिट जो होगा सो क्या चीज नंबर से समाप्त करेगा। जैसे हम लिखेंगे 4 2 3 2, अब बोलेंगे इस संख्या में क्या नंबर से समाप्त हुआ, अंतिम संख्या 3 है, 3 डिजिट से समाप्त हुआ। इसी तरह हमको इसको जब कोई भी प्राकृतिक संख्या इसके ऊपर रखेंगे तो किस नंबर से समाप्त करेगा, हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तब देखते हैं किस नंबर से समाप्त करेगा। इसको हटा देते हैं, अभी चलते हैं तो सीधा चलते हैं। अब देखिए हम कुछ भी n के जगह हम पुट करते हैं, n के जगह 1 पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 6 के पावर 1 - 5 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 - 5 = 1, यूनिट डिजिट 1 आ गया। अब n के जगह हम 2 पुट करते हैं, 6 के पावर 2 - 5 के पावर 2, 6 × 36 - 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 हो गया, यूनिट डिजिट 1 हो गया। और n के जगह हम 3 पुट करते हैं, 6 के पावर 3, 5 के पावर 3, 6 का कितना आ जाएगा 216, आप 5 का कितना आ जाएगा 125। अब इसको माइनस करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा, 9 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। हमको बोला लास्ट समाप्त की संख्या से कह रहा है, सो हमको पूछ रहा है, टोटल संख्या नहीं देख रहा, 1 से समाप्त होगा। मतलब ये तो हमको कंफर्म हो गया, इसमें कोई भी प्राकृतिक संख्या पुट करेंगे हमेशा इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। हमको वही पूछ रहा है, इकाई अंक क्या आएगा, हमको वही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक को समझने में दिक्कत हमको सो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VBI लगा लीजिएगा। ठीक है, चैनल में मेरा जुड़े रहिए, एक से एक क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो दिमाग आपका खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप कहीं नहीं बनाए होंगे, कोई चैनल में जाकर देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत कम ही मिलेगा। और क्वेश्चन स्टैंडर्ड ऐसा ही रहेगा, कहीं पर टीचर एग्जाम देने जा रहे हैं, टीचर एग्जाम में आपका लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा।
ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। क्या बोल रहा है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 6 वर्ष है। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 6 वर्ष है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, 30 हो जाएगा, टोटल आयु 30 वर्ष हो जाएगा। मतलब 5 व्यक्ति हैं और सभी का 6-6 साल है, तो टोटल आयु 6 साल हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। बाद में बोला नहीं, एक व्यक्ति और आ गया, एक व्यक्ति जिसका उम्र 12 साल था समूह में शामिल हो गया, तो टोटल था पहले 30 साल समूह का आयु। ठीक है, 12 साल वाला एक व्यक्ति और आ गया, तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 42 साल। अब व्यक्ति कितना हो गया, पहले 5 व्यक्ति था लेकिन एक व्यक्ति और प्लस हो गया, तो कितना हो गया 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति का टोटल आयु कितना हो गया 42 साल हो गया। तो बोला कि नया नया औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा, अगर औसत निकालेंगे 6 व्यक्ति का टोटल है 42, तो टोटल सम बाय टोटल व्यक्ति से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 7। यही मेरे पास आंसर 7 वर्ष हो जाएगा। नया औसत पूछेगा 7 हो जाएगा। पहले देखिए 5 व्यक्ति का औसत आयु 6 साल था, तो 5 व्यक्ति के पहले टोटल आयु निकालिए, तो 6 × 5 = 30 वर्ष हो गया। 12 साल एक व्यक्ति का आयु था, वो उस समूह में शामिल हो गया। पहले 5 व्यक्ति था, एक समूह में शामिल हो गया, 6 व्यक्ति हो गया। और टोटल आयु पहले था सब व्यक्ति का 30 वर्ष था, बाद में 12 वर्ष वाला एक शामिल हो गया, 12 वर्ष वाला शामिल हो गया, तो हो गया कितना 42 साल हो गया पूरा समूह में टोटल 6 व्यक्ति हो गया। 6 व्यक्ति का टोटल आयु 42 साल है, तो 6 व्यक्ति का औसत आयु क्या होगा, औसत आयु टोटल सम बाय टोटल व्यक्ति से डिवाइड करते हैं। 42 को 6 से डिवाइड किए, 7 आंसर हो जाएगा। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में सो बताइए आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। इसका 7 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का। क्या बोल रहा है, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात, 2 वृत्त है, ठीक है, उसका परिधि का अनुपात दिया 29 और 30। परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R1 लेते हैं, 2 परिधि है 2 पाई R2 लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त का रेशियो दिया 29 और एक का दिया है 30, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो बचेगा का R1 बाय R2 इक्वल टू हो जाएगा 29/30। ठीक है, यही मेरे पास, तो वही पूरा त्रिज्याओं का अनुपात यही हो जाएगा, 29-30 होगा, सेम रहेगा। 29-30 किसी में है, इसमें नहीं है। देखिए 29-30, देखिए इसको क्या करके दे दिया, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं 29 × 58, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 30 × 60। इसको ऐसे रेशियो लिखिए या ऐसे रेशियो, दोनों सेम रहेगा रेशियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो इसको डबल करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो 29 और 30 सेम रेशियो हो जाएगा इसका त्रिज्या का अनुपात। यहाँ तो कोई दिक्कत। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई R। अगर इसी का बोलता कि नहीं हमको वृत्त का हमको निकालना, हमको एरिया निकालना, तो पाई R स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। परिधि पूछा तो 2 पाई R होता है। ठीक है, जो फॉर्मूला पूछेगा वो आपको लगाना है। समझ गए यहाँ तक आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, पहले त्रिभुज का आधार इतना सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। एक मेरे पास त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका आधार दिया 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया हुआ कितना, ऊंचाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। एक दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का डबल है। इसका एरिया जो निकलेगा इसका डबल है, सीधा इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, और इसका जो आधार दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया आधार दिया हुआ, और इसका हाइट हमको निकालने बोल रहा है। इसका हाइट क्या होगा उसे निकालने पर पहले इसका एरिया निकालिए। इसका एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो 2 से काटेंगे कितना होगा 6, मतलब 15×6 = 90। इसका एरिया 90 हो गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका एरिया क्या होगा, जस्ट बोला कि इसका एरिया से डबल एरिया है। ठीक है, इसका एरिया से डबल है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 आधार मेरे पास कितना है 20, हाइट मेरे पास पता नहीं है लेकिन आपको एरिया पता है कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ से 2 से काटते हैं कितना 10 बार में, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 180/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। इसका हाइट हो जाएगा कितना 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत।
पहले इसका एरिया निकालिए। इसका एरिया निकालने के बाद देखिए कि बोला कि इसका एरिया से डबल इसका एरिया होगा। इसका 90 था, इसका 180 मान लीजिए एरिया। एरिया का फॉर्मूला था 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार मेरे पास 20 था, हाइट मेरे पास एच था, हमको हाइट निकालना ही था। तो यहाँ से निकल गया 180 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या आप लोग को बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा, समझ गए होंगे आप लोग। और जो नहीं समझ में रहे होंगे वो कमेंट कीजिए, कौन सा क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको क्वेश्चन को दोबारा लाएंगे। जब तक नहीं समझिएगा तब तक क्वेश्चन को हमेशा लाते रहेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है? यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है। साधारण ब्याज पर 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का जो ब्याज है, ब्याज मेरे पास 40 रुपया है। मतलब 2 साल में, एक साल में, प्रथम साल में भी 20 रुपया ब्याज मिला होगा और सेकेंड साल में भी 20 रुपया ब्याज मिला होगा। साधारण ब्याज तो ब्याज हमेशा इक्वल रहता है दोनों साल में। 40 रुपया हमको ब्याज मिला है साधारण ब्याज के तौर पर 2 साल में, तो पहला साल में 20 मिला होगा, सेकेंड साल में 20 मिला होगा, तब ने 20-20 40 हो गया ब्याज। यहाँ तो समझ गया। बोल रहा है नहीं, अगर बोल रहा है वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज अगर जमा करते तो हमको 42 रुपया हो जाता। साधारण ब्याज मेरा 40 रुपया हुआ 2 साल में, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर किसी से लेते तो हमको 42 रुपया मिलता। मतलब कैसे मिलता? 20 रुपया तो था, 20 रुपया पर हमको 2 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। 2 रुपया पर ही एक्स्ट्रा ब्याज, 20 रुपया पर है कितना, क्या 2 रुपया में ब्याज मिलता। तो रेट यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 रुपया हमको मिला है किस पर? 20 रुपया के 20 रुपया पर मिला है, इंटू 100 होगा, 20×5=100, मतलब रेट निकल गया 10%। मतलब 2 का 10% निकालेंगे तभी मेरा 2 रुपया होगा, मतलब रेट निकल गया 10%। ठीक है, रेट जब 10% निकला तब हमको मूलधन निकालने बोल रहा है। मूलधन क्या होता है? SI का अगर निकालेंगे तो क्या होता है? फॉर्मूला PRT होता है। सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल का कितना था? 20 रुपया लेके चलता है, हमको प्रिंसिपल निकालना है। रेट मेरे पास कितना है? 10 है। टाइम कितना है? 1 साल का निकालना है, इंटू 100 करेंगे। 1 से 1 0 कट गया, 10 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर 200 रुपया। ये क्या हो गया? मूलधन हो गया मेरे पास। हमको यही मूलधन निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, मूलधन 200 रुपया हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ब्याज जो होता है हर वर्ष साधारण ब्याज सेम होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है हर साल मल्टीपल होते रहता है, बढ़ते रहता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसीलिए पहले ब्याज बोला था 40 रुपया था, मतलब पहला साल भी 20 मिला होगा, दूसरा साल भी 20 मिला होगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर लेते हैं तो मेरा 42 रुपया मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज मेरा पास कितना मिलता है? 42 रुपया मिलता है। मतलब 20 रुपया ब्याज मिला होगा पहला साल, सेकेंड साल में 20 रुपया मिला होगा, लेकिन 20 रुपया पर भी तो कुछ 2 रुपया ब्याज मिला होगा। तो 20 रुपया पर 2 रुपया ब्याज मिला, मतलब किस रेट से 2 रुपया मिल रहा है? 10 रुपया के रेट से निकालें, 10 रुपये रेट निकालें, उसके बाद प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रिंसिपल निकाल लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में हमको बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है? 91 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमको बताइए तो। किसी को पता है? कमेंट कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। ठीक है, जहाँ ये रहता है ये होता है भुजा। ठीक है, तो 6 गुने a, ये भुजा मेरे पास कितना दिया? 91 का स्क्वायर इक्वल टू 6 गुने 91 इंटू 91। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है, यूनिट डिजिट लिखा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1 होगा। 1 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? यूनिट डिजिट हमेशा जो भी होगा यूनिट डिजिट 6 होगा। 6 देखिए ऑप्शन में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन मेरे पास 4 नंबर है जो यूनिट डिजिट 6 है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 4968 ही आएगा, यही आंसर मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। जब देख रहे हैं मेरा यूनिट डिजिट से काम चल रहा है तो मल्टीप्लाई काहे करेंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ गए हैं आप लोग। इतना हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्या? सेंटीमीटर
स्क्वायर कर देंगे, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु रहता है कैसे, शंकु ऐसे होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है इसका, अगर टोटल सरफेस एरिया का निकालेंगे शंकु का तो होता है, पर साइड का एरिया क्या आता है, पाई आर एल, और नीचे का एरिया ऐड कर देंगे, नीचे का एरिया क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, एल प्लस आर बचेगा मेरे पास। ठीक है, हमको पाई में, तो पाई का हमको वैल्यू नहीं करा, पाई को पाई में रहने देते। रेडियस, रेडियस मेरे पास कितना, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ 15 है लंबाई, रेडियस 8, कितना हो जाए, पाई गुने 8 इंटू 15, 8, 8 5 कितना होगा, 23 हो जाएगा। 8 5 23 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 तिया 24, यूनिट डिजिट एक ही 4 है, और 64 तो इतना कम आएगा नहीं, जब भी आएगा यही आएगा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई देख लीजिए, इसलिए हमेशा मल्टीप्लाई किए, यूनिट डिजिट से काम बन गया। पीछे वाला क्वेश्चन भी वैसे डायरेक्ट बन गया, 8 3 24 के 4, बाकी 2, 8 2 16, 16 और 2 18, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में कोई बताइए। उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। शंकु इसको ऐसा रहता है शंकु, इसका कर्व सरफेस एरिया बोलता है, कर्व सरफेस एरिया बोलता था, सिर्फ निकालते पाई आर एल निकालते। इसका वॉल्यूम पूछता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एस निकालते। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल, वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। जो पूछेगा आप निकाल लीजिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है यदि चावल की कीमत में 20% बढ़ जाती है, 20% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, परसेंटेज आप देखिए बता रहे हैं। आप देखिए इसमें यूज कितना होगा, 20 लिख सकते हैं, मतलब 5 रुपया था लेकिन बढ़ गया, मतलब 1 रुपया बढ़ गया, 5 था 1 रुपया बढ़ गया तो 6 रुपया हो गया। खपत क्या बोल रहा, खपत बोल रहा 20% कम हो गया, 20% कम मतलब इसको भी 1/4 हो गया, मतलब पहले 5 था 1 रुपया बढ़ा नहीं, इसमें क्या बोला कम है, बढ़ा था इसलिए 5 में 1 बढ़ा के लिखा, अब बोला कि नहीं कम हो गया तो 5 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट किया, 5 25 हो गया और 6 चौक 24 हो गया, मतलब 25 रुपया था 1 रुपया कम हो गया, 1 रुपया कम हो गया किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा 25 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, मतलब कितना हो गया 4% कम हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, डायरेक्ट इसको बढ़ गया तो बढ़ा दिए, 5 में 1 जोड़ दिए, घट गया तो 5 में घटा दिए, 4 कर दिए। यहाँ तो आप लोग समझ में आ गया, 4% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है इसमें। यदि आप देखिए इसको a/b सर्च एंड इनिशियल, देखिए इसमें ये भी चैप्टर बताएं, 2x - 3 इक्वल टू b/a इक्वल टू x - 3। अभी जस्ट आपको बताएं, जब हम इक्वल टू का इधर उधर कोई रहेगा और पावर के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, तब मेरा फर्स्ट काम रहेगा कि दोनों का आधार हमको सेम करना है। यहाँ a/b है तो इसको b/a है, इसको a/b कीजिए, या तो a/b है तो इसको b/a कीजिए, किसी को a को सेम कीजिए आधार। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सेम रखते हैं, इसको a/b करते हैं, तो a/b के पावर हो जाएगा कितना 2x - 3 इक्वल टू, इसको a ऊपर ले जाता है b नीचे ले आता है, a/b जस्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाता है, माइनस लग जाएगा x - 3 हो जाएगा। आप दोनों का देखिए सेम हो गया, आधार सेम हो गया तो पावर सेम हो जाएगा। पावर इक्वल लिख सकते हैं 2x - 3 इक्वल टू, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -x माइनस प्लस 3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, x को इधर ले आएंगे कितना 3x हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमेशा अभी जस्ट शुरू में भी क्वेश्चन इस टाइप का बताएं, हमेशा देखिएगा इसका आधार हमको इक्वल करना है। आधार इक्वल कैसे करेंगे, हमेशा बोले थे जब a/b रहे 1/a रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग जाता है, -1 हो जाता है। अगर ऊपर 2 रहेगा और 1/2 लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे तो -1 हो जाता है। ठीक है, -1 लग जाएगा, ऊपर जाएंगे तो पर भी -1, नीचे रहेगा तो पर भी -1। ठीक है, ऐसे इसको याद रखिएगा,
इस तरह इसको हम नीचे से ऊपर ले गए, नीचे था ए ऊपर था बी, हमको इसको चेंज कर दिए क्योंकि यहाँ ए बाई बी था, इसको भी ए बाई बी बनाना था। ए बाई बी इसको बना दिए, तब माइनस ऊपर लगा दिए, माइनस यहाँ लगा दिए, माइनस लगा दिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हम निकाल दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है इसमें? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको टीचर के एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। यार यही सा क्वेश्चन में सबसे स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। क्वेश्चन आता है इजी, सोचता है तुरंत बन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम भी चल जाता है और आंसर भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 2 के पावर क्या है? 3x माइनस 1 है प्लस 10 का होल में डिवाइडेड कितना है? होल में डिवाइडेड 7 है, इक्वल टू 6 है। यही है। आप देखिए इसको क्या कहते हैं? 2 के पावर 3x माइनस 1 प्लस 10। आप 7 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 छक 42 हो गया। अब 10 को इधर ले जाते हैं, क्या होगा? 2 के पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 10 उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ तो समझ गए। अब देखिए 2 के पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 32 को क्या लिख सकते हैं? देखिए तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 पता है 32। तो 2 के पावर कितना होगा? 5 हो गया। अब देखिए यहाँ भी आधार सेम हो गया, 2 इधर भी तो 2 इधर हो गया। जब आधार सेम हो गया तो पावर भी इक्वल कर सकते हैं। पावर इक्वल क्या कर सकते हैं? 3x माइनस 1 इक्वल टू 5 कर सकते हैं। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस उधर 1 चल जाएगा तो 6 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही आंसर मेरे पास हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि आज के क्लास में जहाँ तक आप लोग बताए हैं, आज का प्रैक्टिस सेट में आप लोग को कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हमको कमेंट करके बताइए। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर मिलते रहेगा, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको वीडियो चैप्टर वाइज प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों साथ ही साथ आपको मिलते रहेगा। ठीक है, कल का क्लास देख लीजिएगा, उसमें परसेंटेज आपका एक क्लास हो चुका है, उसका नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आपका आने वाला है, इसके लिए देखना ना भूलें। साथ ही आप लोग मेरा चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।